एक 3 साल की लड़की अपने पिता के कंधों पर बैठी थी और खेतों की तरफ जा रही थी। जब उसे खेत दिखाई देते हैं तो वो अपने पिता से पता है क्या कहती है कि पिताजी, ये जो जमीन है ना, ये बहुत बुरी चीज है। उसका पिता बोला, अच्छा बिटिया रानी, कैसे बुरी चीज है? ये तो माता है, इसकी पूजा करते हैं, ये अनाज देती है। तो वो कहती है कि पिताजी, एक तरफ ये जान भी लेती है, ये अपनों को दुश्मन बना देती है। इसका जो लालच होता है, तो वो पिता अपनी बेटी को कंधों से उतारकर और जमीन पर खड़ा करता है, कहता है कि क्यों री, तू ऐसी बातें क्यों करती है? हम बचपन से ही तुमने बिल्कुल एक ऐसी असमंजस में डाल रखे हैं कि हमारी समझ में ही नहीं आता कि तुम दादी माँ हो या भूआ हो, क्या हो जो तुम ऐसी बातें करती हो। वो कहती है कि नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूँ, ये जो खेत होते हैं ना, ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं लोग इसके ऊपर। तो वो अब व्यक्ति समझ जाता है कि हमारी बेटी क्या कहना चाहती है। अब वो अपने पिता से आगे आगे चलने लगती है। 3 साल की गुड़िया बहुत सुंदर लग रही थी। तभी वो कहती है कि पिताजी, इन्हीं की वजह से तो मुझे मारा गया है और मैं उन लोगों से जरूर बदला लूंगी जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था। पता है पिताजी, मेरे पेट में बच्चा पल रहा था, तब मुझे इस दुनिया से दूर भेजा था। यहाँ पर वो पिता भी हैरान हो जाता है कि हमारी 3 साल की बच्ची ऐसी बातें क्यों करती है। इस क्यों का कहीं पर भी जवाब नहीं मिल रहा था। और एक और काम जो उसका पिता करता है, उसका पिता जो भी उसकी बेटी बातें करती है उन सभी को एक बही होती है पुराने जमाने में, उसमें लिखता आ रहा था, क्योंकि उसे इन सभी सवालों के जवाब चाहिए थे जो जवाब उसकी बेटी उससे पूछा करती और वो हैरान और परेशान खड़ा उसके सामने रह जाया करता। दोस्तों, बहुत ताज्जुब की बात है जब कोई सामने से कहे तो ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जितने भी हमसे सवाल करे तो हम सभी के उनको जवाब दें। लेकिन जब एक पिता नहीं दे पाता है ना, जवाब मां नहीं दे पाती है, तो वो बहुत ज्यादा असहाय महसूस करती है। ये बातें आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। अब धीरे धीरे लड़की बड़ी हो रही थी और दोस्तों, ये ऐसी बातें क्यों कर रही थी कि इसे किसी से बदला लेना था। किससे बदला लेना था? कौन सा बच्चा इसके पेट में था और किस जमीन के ऊपर इसको मारा गया था? बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के सामने साफ करनी है। आप लोगों को बताना है कि अपने भी किस कदर दुश्मन बन जाया करते हैं। आप लोगों को समझाना है कि ये सृष्टि का क्या विधान है, लोग कैसे जीते हैं, लोगों की मानसिकता कैसी हो सकती है। हमारे इस नसीब में जो लिखा है ना, उसे कोई नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। टाले तो टाल कर दिखाओ एक आध घटना, हम आप लोगों को मान जाएंगे। आज जो लोग हमारे अपने होते हैं, कल वो पराये से लगने लगते हैं। लगने लगता है कि ये क्या हुआ, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बस सब कुछ इसी पर आधार है और इसी पर टिका हुआ है। चलिए, आपको लेकर चलती हूँ एक पुनर्जन्म की घटना की तरफ, जो शायद आपकी आंखों में आंसू भर लाए, आपको रोने पर मजबूर कर दे और आपको समझने पर मजबूर कर दे कि लोग किस भांति के हो सकते हैं। सृष्टि का क्या नियम है, सृष्टि क्या करा सकती है, नियति क्या होती है, कर्म प्रधान कैसे होता है, सब कुछ समझा कर जाएंगे। ध्यान से सुनना इस कहानी को, इस घटना को, और अपने दिमाग में इन बातों को जरूर रख लेना। दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। शहर से ही शुरू होती है और एक गांव में जाकर खत्म होती है। शुरुआत होती है सन 1911 में। एक लड़की का जन्म होता है। लड़की बहुत खूबसूरत होती है, गोल मोल, इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर। लेकिन उस लड़की के जो गर्दन है उस पर निशान थे। उस समय में आप लोगों को पता है कि दाई माँ आया करती, घर पर बच्चे जनाया करती। शायद मेरी माताएं बहनें जानती होंगी, मुझसे बेहतर जानती होंगी, जो पुराने जमाने की हैं वो हमसे ज्यादा जानती होंगी। यहाँ पर दाई माँ के जरिए इस लड़की को पैदा किया जाता है और इस लड़की का नाम जसवंती रखा जाता है। जसवंती इस लड़की का नाम रख दिया जाता है। इस घर में ये काफी दिनों के बाद, यानी 12 से 14 साल बाद इस बच्चे का जन्म हुआ है, यानी 13 लगा लो। मतलब इतने दिनों बाद इस घर में कोई लड़की या लड़का पैदा हुआ है, तो इस बात की इस घर को बहुत खुशी होती है। घर बहुत अच्छा था इनके पास, गांव में खेतों पर जमीन भी होती है, जिसके लिए बाकायदा गांव जाया करते अपने तांगे बुग्गी से। बहुत रईस खानदान था, बहुत अच्छा परिवार होता है। यहाँ पर जब यशवंती का जन्म हो जाता है तो यहाँ पर मिठाइयाँ बंटती हैं। उस समय तो जो बूंदी के लड्डू थे वो बहुत बड़ी मिठाई हो जाती थी। गुड़ को भी अगर आप घर घर बांटते थे ना, अरे भाई गुड़ आया है,
लपक कर लोग बहुत जल्दी लिया करते, आज जो ठाट बाट है उस समय पर कहाँ थे। तो यहाँ पर ये पिता अपनी बेटी के जन्म पर, एक मेरे घर में बेटी हुई है, सम्मान करता है और उसके नाम की मिठाई पूरे गांव में बांटता है और अपने आसपास के इलाके में भी बांटता है। धीरे धीरे जिंदगी चल रही थी। ये बच्ची छोटी थी, तभी डॉक्टर को भी दिखाया जाता है कि गले पे निशान पक तो नहीं जाएंगे, ऐसे ताजा निशान होते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि समय के साथ ये मिट जाएंगे, लेकिन ये मिटने का नाम नहीं लेते हैं। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो रही थी। पहला शब्द पता है क्या बोलती है? बदला। मतलब जब ये बोलना शुरू करती है तो बहुत से पापा, बाबा, अम्मा ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं, लेकिन ये लड़की कहती है कि बदला, मतलब बदले जैसे शब्द का उच्चारण करती है। धीरे धीरे और बड़ी होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो सेदी है, इसका नाम लेती है और कहती है कि मुझे तो सेदी से बदला लेना है, मुझे तो सेदी से बदला लेना है। और बड़ी होती है, 2 से 3 साल की हो जाती है तो इसके पिता एक दिन तांगे में बिठाकर इसको अपने खेतों की जमीन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसके पिता के पास जमीन बहुत होती है। जब ये खेतों पर जाती है, अपने पिता के कंधों पर बैठी रहती है, घर में भी बहुत सारी बात करती है और कभी भी अपने चेहरे पर कपड़ा डालकर सो ही नहीं सकती, क्योंकि इसे इतना ज्यादा घबराहट होती है, ये कभी भी नहीं सोती। हालांकि आमतौर पर भी बच्चे अपना चेहरा ढककर नहीं सोते हैं। तो दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा गर्भाशय में होता है, वहां पर बच्चे में सांस नहीं होती है, धड़कन, सभी शरीर की रचना होती रहती है, लेकिन सांस नहीं होती है। सांस बच्चे को, फेफड़े काम करना शुरू तब करते हैं जब बच्चा माँ के गर्भाशय से बाहर आता है। इतना तो आप जानते ही होंगे। अब ये 3 साल की होती है, कंधों पर बैठी रहती है और जैसे ही ये जमीन को देखती है, यानी कि खेतों को देखती है, तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, ये खेत बहुत गंदी चीज है। वो कहता है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोला करते, धरती माता है, हम इसे प्रणाम करते हैं, इसी की वजह से तो हमारा पेट भरता है। तब वो कहती है कि एक तरफ ये जान भी तो लेते हैं, लोग एक दूसरे के दुश्मन भी तो बन जाते हैं। अब वो अपनी बेटी को नीचे उतारता है और कहता है कि मेरी माता, मेरी बुआ, तू क्या क्या बोलती है, तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। अब आज इसने बहुत और राज खोले थे। कहती है कि पिताजी, मेरे पेट में एक बच्चा भी था, लेकिन फिर भी इस जमीन के ऊपर मुझे मारा था और फिर ये आगे की तरफ चलती है खेतों पर, जमीन पर। अब ये पिता अपनी बही, उस समय जो ये हमारे रजिस्टर होते हैं, इनको बही बोला जाया करता, बही में उन बातों को लिख लिया करता जो जो बातें इसकी बेटी बचपन से कह रही थी। क्यों लिख रहा था? कि अपनी बेटी के हर सवाल का इसको जवाब चाहिए था। ये बात भी नोट कर लेता है। अब ये लड़की थोड़ी सी और बड़ी होती है। जब ये और बड़ी होती है तो अब ये कहती है कि मुझे तो यहाँ से कानपुर जाना है, मैं कानपुर जाऊंगी और वहां पर जाकर बदला लूंगी। अब ये 5 साल की हो चुकी थी और इसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी और इसे सब कुछ याद आ चुका था जो इसके साथ घटा था। अब यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि बेटा तू कानपुर क्या करेगी? तो कहती है कि कानपुर के पास में एक गाँव है और वहां पर मेरा एक परिवार है। मैं उसे परिवार तो नहीं कहूंगी, लेकिन वो परिवार की श्रेणी में आ रहा है, तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। जब माँ बाप कहते हैं कि बेटा वहां पर कैसे जाओगी, क्या हुआ है, तुम हमें सारी बात तो बताओ, हम तुम्हें लेकर जरूर जाएंगे। तो पति पत्नी उस बही को लेकर वहां पर बैठ जाते हैं और इनको एक ही संतान हुई थी, जो कि ये लड़की होती है, जिसका नाम जसवंती होता है। अब ये लड़की अपने बारे में बताना शुरू करती है। कहती है कि पिताजी, मैं उस गाँव से दूसरे गांव में पैदा हुई थी, पैदा होने के बाद बड़ी होती हूँ और बड़ी होने के बाद यहाँ पर सेदी लाल, जो कि गांव के बहुत बड़े जमींदार होते हैं, उनके घर मेरी शादी होती है उनके छोटे भाई से। सेदी लाल की पत्नी का नाम खौर था। खौर दोस्तों पुराने जमाने का नाम है, अब समझ में नहीं आया है कि ऐसा नाम क्यों रखा गया है। तो उस जमाने में सेदी लाल की पत्नी का नाम खौर होता है, वो मेरी जेठानी होती है और मेरा नाम जानकी होता है। मैं बहुत खूबसूरत थी पिताजी और मेरे पति भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन मेरे पति बहुत कम कमाया करते। अब मैं उस घर में आ जाती हूँ और शादी होकर वहां पर मैं बहुत अच्छे से रहने लगती हूँ। ये 5 साल की बच्ची अपने पिता को ये जानकारी दे रही थी। वो कहती है कि पिताजी, मैं बहुत बढ़िया तरह से रह रही थी, तभी मुझे पता लगता है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, लेकिन अभी 10-15 दिन ही चढ़े थे, तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया पिताजी। लेकिन मुझे उस वक्त एक सदमा लगता है
कि मेरे पति हमारे जो वहां पर है कुछ ऐसा काम चल रहा था जिसमें उनके साथ हादसा हो जाता है। अब यहाँ पर वो स्पष्ट नहीं बता पाती है कि पति की मृत्यु कैसे होती है। वो बताती है कि खेतों पर कुछ हादसा होता है जिसके जरिए मेरे पति इस दुनिया से चले जाते हैं। अब मुझे नहीं पता पति के साथ क्या हुआ है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो मैं टूट जाती हूँ। मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जब मेरा जो जेठ है, जो जिम्मेदार था, बहुत बड़ा जिम्मेदार है, तो मैं अपने माँ बाप के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और कहती हूँ कि माँ बाप जी, पिताजी, मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है मेरे पति के नाम का, और इसी के सहारे मैं पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। मैं इस घर में इनकी बेटी रहकर वक्त गुजार लूंगी। मैं अपने पति की यादों में रहना चाहती हूँ। मैं यहीं पर रहूंगी, इस घर की बहू, इस खानदान की बहू, मेरे पति की पत्नी जो इस दुनिया में नहीं है, और मैं जेठ को पिता और जेठानी को माँ मानकर रहूंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो जेठ होता है, सेदी को ये बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो चुप हो जाता है और यहाँ पर दिखावे के लिए कहता है कि हाँ हाँ, हमारे घर की बहू है तो अब हमारी बेटी ही हुई। यहाँ पर जो जानकी होती है वो वहां पर रहने लगती है, सेदी और खौर भी रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब यहाँ पर जो सेदी होता है, खौर और सेदी दोनों बात करते हैं, कहते हैं कि इसके पेट में तो बच्चा है, ये जमीन ज्यादा बट जाएगी, इसका पति तो इस दुनिया से चला गया, क्यों हम अपने बच्चों के हिस्से में से हिस्सा करें, ये सारी जमीन हमारी हो जाएगी और इसको तो हम लांछन लगाकर भगा भी सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों इस महिला को, जिसका नाम जानकी होता है, मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। बहुत बड़े जिम्मेदार थे तो बहुत बड़ा घर होता है। रात के वक्त दोनों पति पत्नी उठते हैं, खौर और सेदी लाल, और यहाँ पर जानकी के मुंह पर तकिया, और खौर जो होती है जानकी के पेट पर बैठ जाती है, उसकी गर्दन को दोनों हाथों से, और फिर उसी की साड़ी होती है, उस साड़ी का एक कोना लेती है और उससे अच्छी तरह से दबाने लगती है। कुछ देर के बाद, विरोध के बाद और तड़पन के बाद, यहाँ पर जो जानकी होती है उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वो इस दुनिया से दूर चली जाती है। जब जानकी इस दुनिया से दूर चली जाती है तो यहाँ पर 5 साल की बच्ची बताती है कि बाबा, मैं अपने शरीर से अलग हो जाती हूँ, लेकिन अब भी मेरा जेठ और मेरी जेठानी मुझे मार रहे थे जबकि मेरे पैर बंद हो चुके थे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने ऊपर से उन्हें हटाने की, मैं थक जाती हूँ। वो लोग अपनी मर्जी से मेरे ऊपर से हटते हैं। और अब वो खड़े होकर बात करते हैं। पिताजी, मैं उनकी बातें सुन रही थी। वो कहते हैं कि इसका रास्ता साफ हो गया है। अब गांव में सुबह ये खबर फैलानी है कि ये किसी के साथ यहाँ से फरार हो गई, क्योंकि विधवा थी, पति इसके साथ नहीं होता है। यहाँ पर सेदी और खौर घर के आंगन में एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदा जाता है और उसमें करीबन 3 महीने का बच्चा जो उसके पेट में होता है, और यहाँ पर जो जानकी होती है, जानकी को उसके बच्चे के साथ ही दफना दिया जाता है। उसको पहले जैसा आंगन बना दिया जाता है। और सुबह ये खबर पूरे गांव में फैलती है कि यहाँ पर जो जानकी थी किसी के साथ फरार हो गई, और वो तो ये गांव छोड़कर ही भाग गई। माँ बाप को ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है, लेकिन माँ बाप थोड़े से गरीब होते हैं। जो जानकी के माँ बाप होते हैं वो पता ही नहीं लगा पाते कि उनकी बेटी कहाँ गई। शायद उन लोगों ने भी मन में यही सोच लिया होगा, लेकिन जानकी अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। जानकी अपने माँ बाप को बताती है, जो इस जन्म में जसवंती है, कि बाबा, मैं सब कुछ देख रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ बहुत विलाप कर रही थी, लेकिन मेरी जेठानी अंदर जाके बहुत कुछ खाती और फिर मेरे लिए रोने के लिए बैठ जाया करती और मेरे लिए छाती पीटा करती। मैं इनकी गर्दनों को पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं सब कुछ देखती हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं अपने आप को भीत में मारती हूँ तो मैं उस भीत से आर पार हो जाती हूँ। मतलब मैं जहां मेरा मन करे, मेरा शरीर बहुत हल्का फुल्का हो चुका था, मैं अपनी माँ से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन कैसे बताऊं? वो माँ तो सुन ही नहीं रही है, किसी को मेरी बातें सुनाई नहीं देती हैं। उसके बाद बाबा, मैं करीबन आपको क्या बताऊं, 9 साल तक मैं उसी गांव में और अपने शरीर के आसपास भटकी हूँ। बाबा, मैंने कई बार कोशिश की उन लोगों को डराने की, लेकिन हवा का झोंका आता है और मैं ऐसे उड़ती हूँ। 9 साल बाद मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं छत पर जाती, उन लोगों को देखती, बहुत खुशियां चल रही थी, उनके बच्चे बड़े हो रहे थे मेरी आंखों के सामने। मैंने सब कुछ देखा है
और एक हवा आती है और हवा के बाद मैं अपने आप को महसूस आपके घर में कर पाती हूँ। मैं बचपन से ही पूरी चीजों को इकट्ठा कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब मुझे सब कुछ याद आ गया है बाबा। बदला तो उन लोगों से बनता है, क्योंकि अगर मेरी अकेली की बात होती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था उसकी क्या गलती थी बाबा। मुझे तो जहां तक है कि मेरे जेठ ने ही मेरे पति को इस दुनिया से दूर भेजा है, जमीन जायदाद के पीछे। दोस्तों यहाँ पर ये बात हो जाती है और ये बात होने के कारण वो बाबा तैयारी करने लगता है, जो कि जसवंती का बाबा होता है। बेटी को पूरी तैयारी के साथ वो बही भी अपने साथ ले जाता है, कहने का मतलब है साक्ष्य के साथ वो वहां पर पहुंचते हैं। जब यशवंती उस गांव में पहुंचती है तो गांव के लोगों से कहती है कि बाबा इन्हें हम जानते हैं। वो कहती है कि यहाँ पर क्या कभी जो सेदी चौधरी है उसके घर में कोई जानकी नाम की महिला थी। गांव के लोगों से पूछा जाता है, कुछ लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन कुछ लोग देते हैं कि हाँ वो भगौड़ी, वो तो यहाँ से भाग चुकी है। तो यहाँ पर घूमकर यशवंती कहती है जसवंती कि बाबा देख लो, ये दाग मुझे हटाना है, क्योंकि मेरे सर पर इन लोगों ने बहुत बड़ा दाग लगाया है और उस दाग के साथ मैं मरी हूं। अब जो जसवंती हो जाती है वो वहां पर पहुंच जाती है जहां पर उसके जेठ जेठानी बैठकर मौज से आराम कर रहे थे। भाई उनके ठाठ बाट निराले थे। यहाँ पर बच्चे बड़े हो चुके थे, इतने समय में बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, क्योंकि पहले जन्म में जो जानकी होती है उसके सामने ही जेठ जेठानी के कई बच्चे होते हैं और वो बच्चे अब तो बड़े होने एक आम बात है। हालांकि बच्चों के बच्चे नहीं हो पाते हैं, केवल वो जवान थे, एक दो बच्चों की शादी हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो जसवंती होती है वो सामने से जाकर कहती है कि सेदी आत्मा बहुत प्रसन्न होंगी तेरी। तो वो कहता है कि कमाल है, 2 फुट की लड़की, 1 हाथ की लड़की और मुझसे कैसे बात बना रही है, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। तो यहाँ पर जो जसवंती होती है वो कहती है कि बहुत दूर का रास्ता तय करके आई हूँ तांगे बुग्गी से, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमसे तो बदला लेकर रहूंगी। तुम गुनाह कर कर और छुप सकते हो, तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकती। अब ये खबर गांव में आग की तरफ फैलती है और पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं कि भाई जो जसवंती थी, जो जानकी थी, जो जसवंती बनकर आई है। यहाँ पर गांव के लोग कहते हैं कि सब झूठ है, कोई कहता है सच है। बहुत बातें और बहुत भ्रम सभी लोगों के बीच में था, लेकिन जसवंती अपनी बात पर अड़ी रहती है। लेकिन जेठ कहता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, हमारी बहू तो घर छोड़कर भाग गई थी, हमारे जो खानदान है इसमें एक बट्टा लगा कर गई थी, कालिक पोत कर गई थी, तुम उसकी तरफदारी कैसे कर सकती हो, कौन हो तुम, निकलो हमारे घर से। ये सब शब्द आते हैं। इतने में ही जो जसवंती का पिता होता है, काफी पैसे वाला होता है, वहां पर पुलिस को बुला लाता है, क्योंकि जसवंती के पास सबूत थे उन लोगों के खिलाफ, उस परिवार के खिलाफ जसवंती पर सबूत होते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत पुरानी बात होती है। जसवंती के माँ बाप, जो पिछले जन्म के माँ बाप हैं, वो भी जीवित थे। जानकी के माँ बाप वो भी आ जाते हैं। माँ बाप से पूछा जाता है कि आपकी जानकी के साथ क्या हुआ, तो माँ बाप कहते हैं हमें नहीं पता, इसी घर से हमारी बेटी के साथ हुआ जो कुछ, इसी घर से हुआ है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, पुलिस आती है। पुलिस के सामने जो जानकी थी और जो जसवंती थी सारी सच्चाई रखती है कि मेरे जेठ ने मुझे 1902 में मार दिया था और ऐसे ऐसे मेरे साथ किया है। मेरे पति का नहीं पता उसे किसने मारा है, जमीन जायदाद के ऊपर इस व्यक्ति ने मुझे मारा है। अब पुलिस यकीन करने को तैयार नहीं, लेकिन जसवंती तो पूरे सबूतों के साथ वहां पर पहुंचती है। दोस्तों यहाँ पर जेठ शेर बन जाता है। चौधरी साहब थे, वो कहता है कि अब निकल यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। 5 साल की बच्ची हो, अगर कोई बड़ी सी होती तो एक गाल नीचे बजा देता। पुलिस वाले कहते हैं कि अपनी हद में रहो, कानून के सामने तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। इसके बाद जसवंती हंसने लगती है, कहती है कि सेदी कहाँ तक बचेगा, जो मान सम्मान था उस दिन खत्म हो गया जिस दिन तुमने मेरे चेहरे पर तकिया रखा था, और तुम्हारी पत्नी जो खौर है इसने मेरे गले को मेरे ही साड़ी के, मैं सफेद साड़ी पहना करती थी, अपने तन को ढका करती, तुझे बाप माना करती थी। क्या तू इंसान है? इंसान के नाम पर तू धब्बा है, तू ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तेरे छोटे भाई की पत्नी थी। इतना बुरा लालच कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था तुम्हें वो नहीं दिखाई दिया? उस बच्चे की आत्मा क्या कहेगी? पता नहीं वो कहां पर है, लेकिन मेरे लिए आज उसका बहुत दुख है। 5 साल की लड़की एक दूसरा रूप ले लेती है, मानो जैसे कि इसके अंदर जानकी की आत्मा आ चुकी हो। वो बहुत जोर से चीखती है और कहती है कि देख सेदी, अपने ढंग में आ जा, वरना तुझे मैं
इस कदर बेइज्जत करूंगी कि तू दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जसवंती कहती है कि सरा वहां पर कि साहब जी आप मेरा यकीन नहीं करोगे लेकिन साक्ष्यों का तो यकीन करोगे, मेरे माँ बाप भी यहीं पर खड़े हुए हैं। कहती है कि इस आंगन को यहां से खोदो। वो आंगन आज पक्का हो चुका था लेकिन जगह जसवंती नहीं भूलती है। वो बहुत नीचे जा चुका था, काफी खुदाई होने के बाद कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर फिर जेठ हंसने लगता है। वो कहती है कि नहीं साहब जी और खोदो, क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। यहाँ पर पिता का दबाव था, पैसे वाला था जसवंती का पिता। जब काफी गहरा खोदा जाता है, करीबन 12 फुट नीचे जसवंती का कंकाल मिलता है। 12 फुट नीचे जब जसवंती का कंकाल मिलता है तो जसवंती के कंकाल को निकाला जाता है और जसवंती कहती है कि ये हूं मैं जेठ जी, आ गई तुम्हें याद मेरी। जसवंती के हाथ में मरते वक्त एक सिक्का होता है, जो सिक्का आज उसकी जो सब थे या हड्डियां थी उन हड्डियों में आज भी रखा हुआ था। जब पूरी जानकारी एक महिला देती है तो उस वक्त कानून एक्शन में आ जाता है और यहाँ पर सेदी के और उसकी पत्नी के खिलाफ, कौर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। ये एक पहला ऐसा केस था जहां पर दूसरा जन्म लेकर एक महिला ने बदला लिया था। अब यहाँ पर बच्चों की कोई गलती नहीं थी तो बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखा जाता है और बच्चे इस लड़की से, 5 साल की लड़की से माफी मांगने लगते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारे माँ बाप खूनी हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो जसवंती होती है उसे बड़ा सुकून मिलता है ये सब कुछ करने के बाद, और आगे की जिंदगी वो बहुत बेहतर गुजारती है अपने परिवार के साथ और उसकी जिंदगी बहुत बेहतर होती है। आज वो हमारे और आपके बीच में नहीं है, जेठ जेठानी भी नहीं है, उनके परिवार पल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। वो लोग इन पर ज्यादा बात करना सही नहीं समझते। दोस्तों ये घटना यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, लेकिन इससे आपने क्या सीख ली है। एक जमीन के टुकड़े ऐसे हो जाते हैं कि भाई को भाई का दुश्मन बना देते हैं। उसने ये भी नहीं देखा कि मेरे भाई की पत्नी जो विधवा, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो इस देहरे पर पड़ी हुई है जहां उसका पति नहीं है। केवल उसके नाम को चलाने के लिए हम उसे ही इस दुनिया से दूर भेज दें। अरे भाई के लिए तो जान हाजिर होती है, भाई की जान लेना कोई सही नहीं है। ये बहुत भावुक भरी घटना होती है, बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के बारे में जब पता चलता है। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहती हूँ, ये सारी चीजें आज ही नहीं है। हम देखते हैं कि आज ऐसा कर दिया, आज वैसा कर दिया, बहुत पुराने काल से चली आ रही हैं। मुगलों का काल जब भारत में चला था तो मुगल अपने ही बच्चों को अपने हाथों से मार दिया करते थे। ये कोई झूठ नहीं है, सच है, इतिहास पढ़िए। यहाँ पर जो लास्ट ये रहता है, मुगल काल का जो शासक रहता है जिसने ताजमहल बनवाया था, इसके बारे में क्या आपने जानकारी निकाली है? इसके एक लड़के ने पूरे शासन को पाने के लिए 5 या 6 भाइयों को, यानी 17 को, मतलब मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, सभी को इस दुनिया से दूर भेज दिया था और अपने उस पिता को एक कारागार में बंद कर दिया था जहां से वो खिड़की से ताजमहल को देखा करता। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा। तो दोस्तों ये बातें पहले से चली आ रही हैं। अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं लालच के प्रति। लालच इतनी बुरी बला है। तो इससे आपको जो भी सीख मिली हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और यहाँ पर याद रखना कि कर्मों का हिसाब किताब जरूर होता है। भले ही आप यहाँ पर कितना भी अपना दामन साफ रखें, लेकिन अगर उस दामन में छुपके से दाग लगे हुए हैं ना, तो वो ऊपर वाला उन दागों को देख रहा है और एक दिन वो चादर ऐसे समाज के सामने आएगी कि उस चादर को आप धो भी नहीं पाओगे, साफ नहीं कर पाओगे, आपकी वो गति होगी। दोस्तों ये घटना रुए खड़े कर देने वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर ये समाप्त होती है। अब आप लोगों को उन लोगों के नाम लेती हूँ, सभी के तो नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, जो हमें सहयोग करते हैं आगे बढ़ने में। दोस्तों आज हमारी बहन ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने दोपहर को कहा था कि एक व्यक्ति ने हमारा उपहास उड़ाया, हमसे अपशब्द बोला, लेकिन मेरे परिवार ने उसे बहुत अच्छा और करारा जवाब दिया। अभी मेरा परिवार जवाब दे रहा है और मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है। वाकई में बहन हो तो ऐसी हो, चाहे बेशक भले ही कुछ दिन बाद हो। क्या नाम है जिस बहन ने जवाब दिया है? मैंने नाम बोलने के लिए कहा था, उर्मिला खड़का बहन, जिन्होंने बखूबी जवाब दिया है। कहा है कि अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो देखना मत, लेकिन हमारी बहन को अपशब्द बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। दूसरा,
यहाँ पर जो दूसरा नाम है रेणु शर्मा ने भी उस व्यक्ति को जवाब दिया है, कहा है कि ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। राजेंद्र गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। विपिन कुशवाहा हमें हमेशा बेटी कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि बेटी मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं, लेकिन कुछ मन चले कहते हैं कि हम भी आपके कमेंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विपिन कुशवाहा जी, आपको प्रणाम करती हूँ, चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे नजरिए में आपका मान सम्मान है वो बहुत है, क्योंकि आपका जो लहजा है बहुत पसंद हमें आया है। देव कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार निर्मलकर छत्तीसगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साहसी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। साहसी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप इतना वक्त देते हो और वक्त निकालकर हमारी वीडियो को देखते हो। यहाँ पर राव मोहम्मद यशीम जो कि पाकिस्तान से हैं, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुधीर राठी जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। यहाँ पर सबरजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीहू हैला वो नाम है जो वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हैं, सबसे पहला कमेंट इनका होता है ज्यादातर है। अब यहाँ पर दोस्तों यशवंती बहन है हमारी, जो बहुत प्रेम और प्यार करती हैं, बड़ी बहन है, बेटा कहकर बुलाती हैं, दिल खुश हो जाता है। बबीता जी दिल्ली से हैं, बहुत प्यार करती हैं और बहुत प्यार भरे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ललिता जी हरियाणा से हैं, बहुत अच्छा लगता है ललिता जी आपके कमेंट पढ़कर, आपकी राय जानकर। मैं आपको आजकल ज्यादा रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना। और दोस्तों आप सभी महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। रात के वक्त दे रही हूँ, माफ करना, क्योंकि दिन के वक्त कुछ कामकाज ऐसे थे कि मैं आज बहुत बिजी, मेरा पूरा दिन जो बहुत व्यस्त गया है। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और आपके ऊपर जो भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी के ऊपर बना रहे, आपकी जिंदगी हमेशा महकती रहे, चहकती रहे, कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में ना आए। मुझे विश्वास है कि मेरे महादेव बहुत नरम दिल हैं, उनकी तो कृपा ही निराली है। उनके छांव में बैठकर आप कभी भी बेचैन नहीं हो सकते। तो सभी दोस्तों आज बोलना हर हर महादेव। आज शाम की वीडियो में सभी के कमेंट हर हर महादेव के नाम से आने चाहिए। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।